नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 21 जून 2020 को प्रस्तावित है और ऐसे में अगर हम देखें तो अब कुल मिला जुला करके तैयारी के लिए 90 दिन से भी कम का समय शेष बचा हुआ है। इस तैयारी के दौरान हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो हमने जो है एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। 75 डेज का कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, जिसमें एक क्रम से लगभग सभी विषय जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में, उसे हम देखेंगे। तो हम सारा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें ही एक क्रम से हम देखेंगे। तो पॉलिटी की भी बात करेंगे, इकोनॉमी की भी बात करेंगे, हिस्ट्री की भी बात करेंगे और इसी तरीके से अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। हाँ, एक क्रम से हमें नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा केवल उसे ही जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे तरीके से प्लान बना करके हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो पहली क्लास होगी ये पॉलिटी से शुरू होगी, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे भारत में संवैधानिक विकास क्रम के बारे में। और बहुत सुंदर सा जो है हमने टाइमलाइन बनाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें हम शुरू करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और बात करेंगे 1853 के चार्टर तक की। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाएगी तो बात फिर अलग हो जाएगी, तो उसे अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो इंडियन पॉलिटी से हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपसे ये भी कहेंगे कि इस क्रैश कोर्स को लेकर के आपके मन में अगर कोई सुझाव हो तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस हो सकता है या इसे कैसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है। अगर ऐसा कमेंट आपका हमें प्राप्त होगा तो हम उसमें जो है सुधार करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि वो ज़्यादा अच्छा हो सके और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सके। तो इंडियन पॉलिटी, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट। तो इतनी बात हमने कर ली। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए हमने एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी बनाया है, जिसमें कि कुल 25 टेस्ट हमने जो है रखे हुए हैं। तो एक क्रम से पढ़ते हुए उन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए अगर आप बढ़ेंगे तो आपको बेहद मदद मिलने वाली है। और वो पूरा टेस्ट सीरीज एक क्रैश कोर्स के हिसाब से ही हमने डिजाइन किया है। तो वो दो आपके लक्ष्य उसको ज्वाइन करने से पूरे होंगे। पहला तो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, एक्चुअल वार में जाने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा, और साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे एक प्रश्न अगर हम किसी टॉपिक से पूछते हैं तो हम पूरे उस टॉपिक की ही व्याख्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो वो क्रैश कोर्स भी है कि अगर आपके पास कम समय है और कम समय में आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से उसको हमने लिखा है। तो दोनों आपके पर्वत जो है वो सॉल्व करेगा, एक वो नोट्स के तरह भी वर्क करेगा और दूसरा टेस्ट सीरीज वो है ही। तो प्रैक्टिस तो आपकी होगी ही। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको बस करना ये है कि ज्वाइन पीसीएस लिखना है 2020, और ये जो नंबर आप यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 9569194453, इस पर जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि भारत का एक विस्तृत लिखित संविधान है, और जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी तत्वों को परिभाषित करता है और उच्चतम न्यायालय के द्वारा वो क्या है, संरक्षित है। किंतु ये जो संविधान का निर्माण है ये एक छोटी घटना नहीं है कि जैसे कि हम जानते हैं कि 3 साल में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। तो क्या ये संविधान का निर्माण केवल एक छोटी घटना थी जो 3 साल के दौरान पूरी कर ली गई? तो ऐसा नहीं है। हमारा जो संविधान है ये
200 वर्षों तक अंग्रेज शासकों द्वारा जो कानून बनाए गए, जो विधान लागू किए गए, जो सुधार लागू किए गए, उन सबकी ये पराकाष्ठा है। तो उन सारे तत्वों को मिलाकर के हमारा संविधान बना है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उससे तो बहुत ही ज्यादा चीजें लेकर के संविधान में डाली गई हैं। तो देखिए, आईएएस मेंस में भी, हालांकि हम ये पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए भी पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है उसे हम कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझते हुए चलेंगे। उसी प्रकार से जो है प्रश्न भी अब बनेंगे आगे। और दूसरी बात है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमारे दिमाग में फैक्ट भी एक क्रम से बैठते चले जाते हैं। तो ये प्रश्न केवल मैं समझता हूं कि उचित है, इसके लिए बस इसको पुटअप कर रहा हूं कि आईएएस में यह पूछा गया 2015 में कि संविधान का मसौदा केवल 3 वर्ष में तैयार करना संविधान सभा के लिए कठिन होता यदि उसके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होते। कमेंट करिए। तो ये आईएएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय संवैधानिक विकास क्रम से मेंस में भी प्रश्न पूछेगा। आईएएस का पैटर्न और यूपी पीसीएस का पैटर्न सेम हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और उसके अलावा प्रीलिम्स में तो ढेरों क्वेश्चंस इससे बनाए जाते हैं। तो एक क्रम से जो है चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इतनी बातों से हमने ये जाना कि हमें जो है पिछले 200 वर्षों के जो सुधार, जो कानून, जो विधान अंग्रेजों ने भारत में लागू किया, उन्हें पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 की, चार्टर्ड एक्ट 1793 की। इनके क्या मुख्य प्रावधान रहे उनको समझेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास क्रम, ये जो टॉपिक है, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, और इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ाऊंगा। तो जिस एक्ट में जो प्रोविजन था वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उस प्रोविजन के पीछे क्या थिंकिंग थी ब्रिटिश संसद की, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, और उसका क्रम। ठीक है, सारी चीजें करेंगे। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को मिक्स करते हुए हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1600 ईस्वी को BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान प्राप्त हुआ कि वो जो है पूर्व के देशों से व्यापार करे। उसके बाद हम अगर देखें तो 1612 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित कर दी, और उसके बाद से 1757 तक के काल को हम देखें तो ये काल क्या है, भारत में BEIC की गतिविधियों का विस्तार का ये काल है, आंग्ल फ्रेंच युद्ध का ये काल है। हालांकि अभी कंपनी एक साधारण व्यापारिक कंपनी ही है, लेकिन 1757 में एक बहुत बड़ी घटना घट गई, और वो घटना ये थी कि प्लासी के युद्ध में BEIC ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराते ही बंगाल पर BEIC का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, और 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, और भारत की 3 बड़ी शक्तियों, भारत का सम्राट, मुगल सम्राट, उसके अलावा अवध का नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया बक्सर में। और 1765 में जो संधि हुई, उस संधि के अनुसार
मुगल सम्राट शाह आलम ने बीईआईसी को दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए बंगाल में। तो जिस बंगाल की हम बार बार बात कर रहे हैं, इस बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों था। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी टेरिटरी थी, इसका जो है दीवानी अधिकार किसको मिल गया? बीईआईसी को मिल गया। और दीवानी अधिकार मिलने के साथ ही हमें यह पता चला कि पूर्वी भारत पर बीईआईसी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। और अब जो बीईआईसी एक व्यापारिक कंपनी थी, वो बंगाल की दीवान बन बैठी, तो उसके पास भू राजस्व वसूलने का अधिकार आ गया। ठीक है, तो इस काल में जो है आगे हम देखें तो 1757 से ही हम मानते हैं कि बंगाल से प्रारंभ होकर भारत में बीईआईसी शासन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई, जो कि चली 1858 तक, क्योंकि 1858 में महारानी की घोषणा के द्वारा बीईआईसी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत को क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, तो इतनी बातों को हमने जो है इस पूरे जो है बॉक्स के माध्यम से समझा कि चीजें कैसे कैसे चली। अब ठीक है, अब देखिए, जब ये सारी चीजें हो रही थी, यानी इलाहाबाद के संधि से एक बहुत बड़ा भूभाग अंग्रेजों के हाथ में आ गया। उसके अलावा जब प्लासी की विजय अंग्रेजों को मिली, तो बंगाल में जो नया नवाब नियुक्त किया गया, उससे खूब पैसा अंग्रेजों ने लूटा, जिसमें कि क्लाइव को बहुत ज्यादा पैसा मिला। उसी प्रकार से जो है बंगाल की खुली लूट अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। उसके अलावा ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, इन्होंने भी खुलेआम भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया था, निजी व्यापार इन्होंने करना शुरू कर दिया था, अत्यधिक भू राजस्व की वसूली हो रही थी। कहां पर? बंगाल में। और 1765 से लेकर के, यानी कंपनी को दीवानी मिलने से लेकर के 1772 तक बंगाल में एक शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने चलाया, जिसे दोहरे शासन व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं, जिसमें क्या था कि एक कठपुतली नवाब बैठा दिया जाता था, उसी नवाब का सारा उत्तरदायित्व था, उसी की सब रिस्पांसिबिलिटी थी, लेकिन शासक कौन था? अंग्रेज थे। भू राजस्व कौन वसूलता था? तो अंग्रेज वसूलते थे। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी, इसमें जो है किसानों का खूब शोषण किया गया, पूरे बंगाल का खूब शोषण किया गया। जब ये इस प्रकार का शोषण हो रहा था और बंगाल से खूब धन लूट लूट करके अंग्रेज अपने देश में जा रहे थे, तो यहां से जो अंग्रेज खूब पैसा कमा करके, खूब लूट करके अपने देश में पहुंचे, तो वहां पर इंग्लैंड में एक नया शब्द प्रयोग हुआ, अंग्रेज नवाब। तो जो अंग्रेज यहां से पैसा लेकर के जाते थे और खूब विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, उन्हें वहां के स्थानीय अंग्रेज, इंग्लैंड के, कहते थे अंग्रेज नवाब। तो कुल मिलाकर के बात ये ब्रिटेन में उठने लगी कि ये जो कंपनी है जिसे व्यापार का अधिकार मिला था, वो अब जो है राजा बन चुकी है, वो अब प्रशासक बन चुकी है, और ऐसे में इसे रेगुलेट करना, इसे विनियमित करना जरूरी है, इसे संसदीय नियंत्रण में लाना जरूरी है। कहां बात उठने लगी? ब्रिटेन में उठने लगी, क्योंकि अब इसके पास जो है एक भू क्षेत्र आ गया, अब ये जो है भू राजस्व वसूलने लगे, तो अब तो जो है इन पर नियंत्रण करना चाहिए ही चाहिए। और इसी नियंत्रण को स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जैसा कि इसका आप नाम देख रहे हैं। तो क्या क्या प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में? तो पहली बात तो ये जो मैं अभी तक समझा रहा था कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत कर दी गई। ये जो बंगाल का गवर्नर था, इसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो केवल नाम में परिवर्तन ही नहीं हुआ कि बंगाल का गवर्नर बंगाल का
गवर्नर जनरल बना दिया गया। केवल यही नहीं हुआ, केवल इसके नाम में ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इसके अधिकार को भी विस्तृत किया गया। और ये जो बंगाल का गवर्नर था, इसके नीचे मद्रास और बंबई के गवर्नर बना दिए गए। तो ब्रिटिश राज में 3 प्रेसिडेंसी, एक मद्रास, एक बंबई और एक बंगाल। 1773 से पहले मद्रास, बंबई और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से अलग अलग थी और एक दूसरे के बराबर इनके पास शक्ति और अधिकार था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बताया कि ये जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के नीचे है, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी सर्वोच्च है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे हैं, और बंगाल का गवर्नर जनरल ये टाइटल केवल बंगाल में बैठने वाला गवर्नर ही होल्ड करेगा। ठीक है, तो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि केंद्रीयकरण की शुरुआत की गई, शासन के केंद्रीयकरण की। ठीक है, उसके अलावा क्या किया गया, तो शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई। तो ये जो गवर्नर जनरल होता था, इसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक परिषद होती थी जिसके सलाह पर ये जो है काम करता था। तो ये जो परिषद हुई, इसे 4 सदस्यीय परिषद कर दिया गया। और इसका जो निर्णय था, अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा, ये जो 4 सदस्यीय परिषद गठित हुई, इसका जो निर्णय था ये बहुमत से होता था और बंधनकारी था, यानी बाइंडिंग था। ये निर्णय, परिषद जो भी निर्णय देगी वो गवर्नर जनरल को मानना अनिवार्य था। इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो शासन संचालन हेतु 4 की जो परिषद बनी, इसका जो निर्णय होता था वो बहुमत से होता था, सर्वसम्मति से नहीं, बहुमत से। और इसने, परिषद ने जो निर्णय पारित कर दिया, इस परिषद में गवर्नर जनरल भी है बंगाल का, यह ध्यान रखिएगा। तो इस परिषद ने जो भी निर्णय पारित कर दिया, उसे मानने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बाध्य था, बाइंडिंग था। ठीक है, अब इसमें जो वोट देने का अधिकार दिया गया वो कैसे था उसे समझ लीजिए। तो ये जो जीजी था, गवर्नर जनरल था, इसको 2 वोट दिया गया। तो कुल 5 हुए गवर्नर जनरल को मिला करके, तो 4 लोगों को 1-1 वोट दिया गया, यानी कुल मिलाकर के 4 वोट। और ये जो गवर्नर जनरल था, इसे 2 वोट दिया गया। तो एक तो सामान्य, जैसे इन 4 लोगों को मिला, उसी तरह से एक ये भी, और एक इसको वोट मिला अध्यक्षी। एक वोट कौन सा मिला, अध्यक्षी, क्योंकि इस परिषद का जो अध्यक्ष था वो कौन था, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पास कुल कितने वोट हो गए, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल को वेटेज दिया गया, लेकिन फिर भी जो भी निर्णय हो जाए उसे मानने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य थे। और इसके साथ ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इल्जाह इम्पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें थे। इसके अलावा क्या किया गया कि BIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखें तो एक एक्ट आया जो संशोधन के रूप में आया, उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में आया। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद सीधे आया पीट्स का इंडिया एक्ट 1784। और ये क्यों आया, क्या कहा गया, तो ये कहा गया कि ये रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पीट्स का इंडिया एक्ट आया। इसके क्या प्रावधान थे उसको समझ लें। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो इससे पहले क्या था,
कि व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को देखते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, कंपनी के मालिक जो कि इंग्लैंड में बैठते थे। तो अब यह किया गया कि नहीं, व्यापारिक कार्य के लिए एक अलग बोर्ड होगा और राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाएगा। तो व्यापारिक कार्य के लिए निदेशक मंडल पहले से ही था, 24 सदस्यीय निदेशक मंडल पहले से ही था, और अब 1784 के एक्ट के माध्यम से राजनीतिक कार्य के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया, जिसमें कि कुल 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो एक तो ब्रिटेन का वित्त मंत्री था, दूसरा ब्रिटेन का विदेश सचिव था, और 4 अन्य प्रीवी काउंसिल्स के मेंबर्स थे जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन का राजा करता था, ब्रिटेन का संप्रभु, ब्रिटेन का सोवरेन उनकी नियुक्ति करता था। तो आप देखें कि जिस नियंत्रण की शुरुआत जो है 1773 से प्रारंभ हुई है, वो नियंत्रण जो है अब यहां पर और ज्यादा हो गया कि एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया जिसमें कुल 6 सदस्य रखे गए, जिनमें से 4 की नियुक्ति राजा कर रहा था। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया कि भारत में दैव शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब 2 हो गए, एक तो निदेशक मंडल जो पहले से था ही, और अब क्या कर दिया गया कि नियंत्रण बोर्ड का भी गठन कर दिया गया। और ये नियंत्रण बोर्ड क्या क्या कर सकता था? तो ये BEIC के अभिलेखों की जांच कर सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका ये था कि नागरिक, सैन्य और राजस्व, इन 3 जो सब्जेक्ट्स थे वो जो है नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आ गए, और इनसे कहा गया निदेशक मंडल से कि तुम चुपचाप व्यापार करो। राजनीति करने के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया है। तो भारत में दैव शासन की शुरुआत। ठीक है, अब ये जो जीजी की परिषद थी, यहां पर 4 हमने देखा ना, 4 की परिषद, उसको 3 कर दिया गया, 1 सदस्य घटा दिया गया। तो जीजी की परिषद के आकार को क्या किया गया? छोटा कर दिया गया, 4 से 3 इसकी जो है परिषद का आकार हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो क्या था? वो ये था कि इसका जो निर्णय है इसे बंधनकारी नहीं बनाया गया। यहां क्या है कि निर्णय बहुमत से और बंधनकारी, बाइंडिंग था, यहां हटा लिया गया कि नहीं, परिषद कोई भी निर्णय ले, गवर्नर जनरल उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो परिषद अगर ए कहे तो गवर्नर जनरल खड़ा होकर के जेड कह सकता है, कोई बाउंडेशन उसके लिए नहीं है, ये कहा गया इसमें। अब ऐसा क्यों कहा गया, थोड़ा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो जैसा कि आप जानते हैं ये 1784 ये प्रथम, इससे पहले आप देखिए तेजी से विस्तार हो रहा है किसका, ब्रिटिश राज का भारत में। ये काल कौन सा है, युद्धों का काल है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और कई अन्य छोटे छोटे युद्धों का काल है, तेजी से विस्तार हो रहा है। और ऐसे में ये निर्णय लिया गया कि ये जो 4-5 लोग बैठ करके कोई निर्णय ले रहे हैं और इनका जो निर्णय है ये मानना ही है गवर्नर जनरल को, तो ये देरी की प्रक्रिया है। 4 लोग बैठेंगे, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, जबकि ये युद्ध का काल है, ये विस्तार का काल है। और इस काल में गवर्नर जनरल को तेजी से निर्णय लेने की जरूरत है और इसलिए गवर्नर जनरल को एकदम मुक्त कर दिया गया कि नहीं, आप तेजी से निर्णय लीजिए। इससे पहले जब वारेन हेस्टिंग के जो परिषद में 3 लोग थे तो उनके बारे में यह कहा जाता था कि वो 3 उनके विरोधी थे, कुल 4 में से 3 विरोधी ही थे। तो वारेन हेस्टिंग की कोई बात उसके विपरीत ही होती थी जैसा वारेन हेस्टिंग चाहता था। तो ये सब देरी की प्रक्रियाएं थी, इसके लिए इसे कर दिया गया कि एकदम बंधन से मुक्त रहो और तेजी से
ब्रिटिश राज का भारत में विस्तार करो। तो पिट्स के इंडिया एक्ट की बात हमने कर ली। अब बात करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1793। अब जो है यहां मैं बात करूं उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि कौन सा चार्टर्ड कब आया, तो उसको याद करते हैं। देखिए एक चीज समझिए, 1773 से जो कहानी शुरू हुई रेगुलेट करने की, BEIC को संसदीय नियंत्रण की जो शुरुआत हुई, उसके बाद से 20-20 वर्षों के लिए चार्टर्ड देना जो है ब्रिटेन की संसद ने BEIC को शुरू किया। चार्टर्ड यानी अधिकार पत्र यानी राजलेख। तो जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ड्राइवरिंग ही लाइसेंस बनवाते हैं तो उसका एक पीरियड होता है, उसके बाद हमें क्या होता है, रिन्यू कराना पड़ता है, उसको दोबारा से पुनर्जीवित कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 20-20 साल के लिए चार्टर्ड ब्रिटेन की संसद BEIC को देती थी और इसलिए हर 20वें साल आप देखेंगे तो चार्टर्ड आकर खड़ा होता था। अगर 1773 से शुरू करें और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि संशोधनकारी अधिनियम था, और उसके अलावा पिट्स के इंडिया एक्ट को अगर आप हटा दें, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 1773 से जो कहानी शुरू हुई है वो हर 20-20 साल पर जो है कंटिन्यू है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी एक चार्टर्ड ही था। उसके बाद 1793 में चार्टर्ड आया, उसके बाद 1813 में चार्टर्ड आया, फिर उसके बाद 1833 में चार्टर्ड आया, उसके बाद 1853 में चार्टर्ड आया, उसके बाद 1857 में क्रांति हो गई, कंपनी का काम खत्म हो गया तो चार्टर्ड का भी काम खत्म हो गया। तो यहां तक 1853 तक जो कि अंतिम चार्टर्ड था, ये कहानी जो है चलेगी, ठीक है। तो ये 20-20 साल के लिए अधिकार पत्र था, एक राजलेख था जो कि BEIC के जिंदा रहने के लिए भारत में अनिवार्य शर्त थी, तो वो चार्टर्ड आता था। तो BEIC का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनर्जीवित कर दिया गया। और क्या किया गया 1793 के चार्टर्ड के माध्यम से, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा और निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रवादियों को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इंग्लैंड में बैठता है, इसका वेतन भारतीय खजाने से क्यों दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने 1793 तक बात कर ली, मुझे उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 1813 के चार्टर्ड पर, ठीक है। तो BEIC के चार्टर्ड को पुनः 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त सिवाय चाय व्यापार और चीन व्यापार के, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात समझ लीजिए, 1813 तक आप देखें तो भारत की लगभग सभी बड़ी शक्तियां दबा दी गई थी। भारत में ब्रिटिश राज एक बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका था। भारत में खूब लूट हो रही थी, लेकिन चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था ब्रिटेन की संसद के द्वारा, इसलिए कोई और अंग्रेजी कंपनी या कोई और अंग्रेजी व्यक्ति भारत के इस लूट का भागी नहीं बन पा रहा था। इसको ऐसे समझें कि ब्रिटेन में केवल BEIC अधिकृत थी कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन का कोई व्यक्ति जो BEIC से न जुड़ा हो और कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। तो मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड में किसकी, BEIC को की, यानी भारत से आप ही व्यापार करेंगे। तो अब ब्रिटेन में यह बात उठने लगी कि ये इतना बड़ा लाभ BEIC को क्यों दिया जा रहा है, और भी तो लोग हैं, और लोगों को भी तो हिस्सा मिले, इतना लूट चल रही है भारत में। तो और एक प्रकार से BEIC क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। तो जैसे रिलायंस है आपके देश में, जैसे टाटा है, उसी तरह से ये एक प्राइवेट कंपनी थी।
ये सरकारी कंपनी तो थी नहीं कि सबका स्वामित्व होगा कि भाई ओएनजीसी है तो हमको भी लग रहा है कि नहीं हमारा भी इसमें कुछ हिस्सा है, रिलायंस में मेरा क्या हिस्सा है, कुछ नहीं है। तो एक बात होने लगी और इसके पीछे का क्या रीजन था वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ब्रिटेन भारत के जो है एक राज्य के बराबर का देश, और ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी भारत जैसे बड़े भूभाग की शासिका बन गई, और ये जो शासक बना वो कौन है? ये प्राइवेट कंपनी है। तो अब ये डर हो गया कि इस कंपनी के पास इतने संसाधन आ गए हैं, इतना मजबूत हो गई है कंपनी, तो ब्रिटेन की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। और ये जो व्यापारियों का देश है ब्रिटेन, और जहां का राजा भी व्यापारी है, जहां के मंत्री भी व्यापारी हैं, उन्हें घूस दे करके यहां जो है जो पार्षद हैं उन्हें खरीदना न शुरू कर दे कंपनी। ये इंटरनल बात ब्रिटेन में इस तरह की चर्चा होगी कि इतना बड़ा जो है संसाधन आ गया है, और ब्रिटेन के सांसद तो जेब में रख लिए जाएंगे बीईआईसी के, ये इतना बड़ा हो गया। तो भैया इनके व्यापारी के अधिकार को तो समाप्त ही कर दीजिए, और इनके पास इतनी जमीन आ गई है तो ये शासन का काम करें, व्यापार क्यों कर रही हैं? कम से कम एक मुद्दा तो, एक पॉइंट तो छोड़ें जिस पर कि और भी अंग्रेजों का काम हो। तो थोड़ा लंबा हो गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि लंबा हो गया। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन दो चीजों को छोड़ करके ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप घटना चक्र खोल करके देखिएगा, ठीक है। मैं बार बार, ये आदत नहीं है मेरी कि मैं बार बार बताऊं कि ये प्रश्न, मैं प्रश्न नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो यहां पर क्या किया गया कि चाय व्यापार और चीन व्यापार को रखा गया कि माने इस पर तो जो है एकाधिकार बीआईसी का ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों बड़े मुनाफे वाले काम थे। तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय व्यापार और चीन व्यापार पर बीआईसी का एकाधिकार बना ही रहा। आगे, भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की शुरुआत कर दी गई, और भारत की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रबंध किया गया, और राजा की भारत पर संप्रभुता स्पष्ट रूप से बता दी गई। राजा की संप्रभुता भारत पर स्पष्ट रूप से बता दी गई। इसका क्या मतलब है? अगर आपको नोट करना हो तो लिख लीजिए। कलकत्ता, मद्रास, बंबई परिषद द्वारा बनाई गई विधियों यानी कानूनों को संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। तो कलकत्ता, मद्रास, बंबई की प्रेसिडेंसी जो है वो जो भी कानून बनाएंगी उसे ब्रिटिश संसद से मुहर चाहिए, उसका अनुमोदन चाहिए। तो संसदीय नियंत्रण कैसे बढ़ रहा है। उसके अलावा क्या किया गया कि बीईआईसी जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगी, अन्य गवर्नर्स की नियुक्ति करेगी, और जब भारत के प्रधान सेनापति या बीईआईसी के प्रधान सेनापति कहना उचित होगा कि अगर नियुक्ति करेगी तो इस नियुक्ति के लिए उसे ब्रिटेन के राजा से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तो यही एक लाइन में लिखा गया है कि राजा की भारत पर संप्रभुता स्पष्ट रूप से बता दी गई। आगे 1833 का चार्टर्ड आया। इसने क्या किया? तो इसने किया कि बंगाल का जो जीजी था अब उसे भारत का जीजी बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और केवल नाम में ही परिवर्तन नहीं किया गया बल्कि इसके अधिकारों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। और क्या वो हुआ? तो भारत के जीजी को संपूर्ण भारत में असीमित विधायी शक्तियां मद्रास और बंबई के गवर्नरों ने ताकत अपनी खो दी। तो हमने क्या देखा था?
हमने ये देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीयकरण की शुरुआत की गई भारत में, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके मद्रास और बंबई के गवर्नर्स के ऊपर रख दिया गया, उससे सर्वोच्च बना दिया गया। उसके बाद 1833 में हम देखते हैं तो जबरदस्त केंद्रीकरण दिखता है, और इस समय क्या किया गया कि जो कानून बनाने का अधिकार मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों के पास था उसको भी छीन लिया गया। तो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी जो है कानून भी नहीं बना सकती थी, तो बंबई के गवर्नरों ने अपनी ताकत खोई। तो कुल मिला जुला करके चाहे वो कानून की बात हो, चाहे वो सैन्य की बात हो, चाहे वो जो है नागरिक प्रशासन की बात हो, सब जो है भारत के गवर्नर जनरल में निहित हो गया। उसके अलावा क्या हुआ, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो कि लगभग 1813 के चार्टर्ड में समाप्त कर दिया गया था, वो अब पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। यानी कि चाय व्यापार और चीन व्यापार का भी जो एकाधिकार था वो कंपनी से छीन लिया गया, और इससे कहा गया कि तुम शुद्ध राजनीति करो, प्रशासन चलाओ, ठीक है, अब तुम व्यापारी नहीं रहोगे। तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त। हालांकि ये कंपनी अपना व्यापार तो करी, एकाधिकार इसका छीना गया, ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया, जीजी की कार्यकारी और विधायी शक्तियां अब अलग अलग कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी शक्तियां थी, उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर था और उसका जो लेजिस्लेचर पावर था, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसका क्या मतलब है, पहले अगली लाइन को देख लिया जाए। तो भारत की परिषद में 4 सदस्य कर दिए गए। ये 3 हो गए थे, पहले 4 हुए, फिर 3 हुए, अब फिर 4 कर दिया गया, ठीक है। इसमें किसकी कौन बढ़ा, तो एक सदस्य बढ़ा, वो जो है विधि का सदस्य था, ठीक है। तो ये कैसे होता था, हमने ये देखा ना, आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, लेकिन ये हुआ कैसे उसको समझिए, ठीक है। तो लिखा है कि भारत की परिषद में 4 सदस्य, पहले 3 हमेशा उपस्थित और चौथा केवल कानून बनाते समय, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे अब भारत परिषद कहा जाने लगा, ठीक है। तो देखिए, ये 3 सदस्य जब बैठते थे और कोई भी निर्णय लेते थे, ये 3 सदस्य होते थे जब, तो इसे कार्यकारी कहा जाता था, एग्जीक्यूटिव कहा जाता था। जब कोई कानून बनाना होता था तो एक सदस्य और इसमें आके जुड़ जाता था, 3+1 ये हो जाते थे, यानी कुल 4 हो जाते थे, तब ये हो जाता था लेजिस्लेचर, ये विधायी निकाय हो जाता था। और जब ये 3 लोग बैठ करके, तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि इन चारों लोगों के हाथ में ही, या इन चारों लोगों से मिलकर के ही संसद बनती थी, और इन 3 लोगों से मिलकर के सरकार बनती थी, ठीक है। 4 लोग मिले तो संसद बन गई, और 3 लोग मिले तो सरकार बन गई। तो 1833 में जो है एक विधि विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ बना, ये है ना, कानून बनाते समय तो ये बना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1853 के चार्टर्ड की बात करते हैं, ठीक है। ये अंतिम चार्टर्ड था। अब इसके बाद 1857 की क्रांति होगी, और फिर जो है क्राउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लेंगी। तो अब क्या किया गया, अब देखिए लगातार आप देखेंगे तो इन चार्टर्स में एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ब्रिटेन की संसद लगातार कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण करते जा रही है। तो अब क्या किया गया, अब यह किया गया कि ये जो निदेशक मंडल था जो 24 सदस्यीय था, जैसा कि मैंने अभी आगे बताया आपको, उसे 18 सदस्यीय कर दिया गया, घटा दिया गया।
और इन 18 में से 6 जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति ब्रिटेन के राजा को दे दी गई, ब्रिटेन के राजा को दे दी गई, यानी ब्रिटेन की संसद को दे दी गई, सॉरी ब्रिटेन की सरकार को दे दी गई। ठीक है, तो 6 सदस्य ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे और शेष जो 12 बचे वो जो है पहले की प्रक्रिया से। उसके अलावा क्या किया गया, तो सिविल सेवकों का चयन खुली प्रतियोगिता के जरिए होना प्रारंभ हो गया। तो अब से 1853 से सिविल सेवकों का जो चयन था वो खुली प्रतियोगिता से, जैसे परीक्षा के माध्यम से उनका चयन प्रारंभ हो गया। इससे पहले क्या होता था, तो जो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी थे वो अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा देते थे और इस प्रक्रिया को कहते थे लूट प्रणाली। तो अब कहा गया कि लूट प्रणाली से दाखिला नहीं मिलेगा सेवा में, अब आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। हालांकि यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 1833 के अधिनियम में ही ये कहा गया कि BEIC रंग, जाति, वर्ण, नस्ल के आधार पर लोक सेवा की नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगी। हालांकि डायरेक्टर सब नहीं माने तो इसलिए 33 में नहीं हुआ, वो 53 में हुआ, बात 33 में ही की गई थी। ठीक है, और क्या किया गया, तो ये जो जीजी की कार्यकारी परिषद थी ये 12 सदस्यीय हो गई। तो जीजी की कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो कितनी थी, 4 थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई, 12 हो गई। और इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए, 6 नए सदस्य जोड़े गए। ये 6 नए सदस्य कहां से आए समझिए, तो मद्रास, बंबई, बंगाल, आगरा, प्रत्येक से एक सदस्य। तो वहां के की जो सरकारें थी, ब्रिटिश सरकारें, वो जो है कंपनी की सरकारें, वो जो है एक एक सदस्य भेजती थी। तो 1 2 3 4 ये हो गए, और एक मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर 6 लोग जो है नए जोड़े गए। ठीक है, तो अब इनको भी आप समझ लीजिए। तो जब ये कार्यकारी परिषद में 12 सदस्य हो गए, ये जब 12 बैठ करके कानून बनाने का काम करते थे तो इसे कहा जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद। ठीक है, और जब जो है ये 6 सदस्य बैठ करके कोई भी निर्णय लेते थे तो वो जो है कार्यकारी का निर्णय हो जाता था, एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो जाता था, यानी वो सरकार हो जाते थे। तो जब भी कोई कानून बनाना होता था तो ये 6 नए सदस्य जोड़े जाते थे और इन 6 नए सदस्यों को कहा जाता था विधान पार्षद, और इनकी जो परिषद बैठती थी उसे कहा जाता था विधायी परिषद या विधान परिषद। ठीक है, तो ये आप समझिए ऐसे जो है ये चीजें हुई। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि संसदीय स्वरूप का एक धुंधला सा जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। बाद में जाकर के पूरा प्रॉपर जो है विधान परिषदें डेवलप होंगी। अभी जो है उसका एक लघु रूप, एक छोटा सा रूप यहां देखने को मिला। इसके अलावा एक काम यह किया गया कि ये जो विधि सदस्य था जो कि केवल कानून बनाते समय आता था या बुलाया जाता था, उसे पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और बंगाल के लिए एक पृथक एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। तो अभी तक क्या था कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और भारत का गवर्नर जनरल बन गया बाद में 1833 में, वही बंगाल के प्रशासन को देखता था। बंबई के लिए, मद्रास के लिए जो है अलग गवर्नर होते थे, लेकिन बंगाल का प्रशासन कौन देख लेता था, तो वही गवर्नर जनरल ही देख लेता था। लेकिन अब यह कहा गया कि उसके सर पे बहुत सारा काम आ गया और ये पूरा केंद्रीकरण हो गया है। तो अब जो है बंगाल के लिए पृथक एलजी बैठाना पड़ेगा, एक अलग से एलजी बैठाना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि बंगाल के कार्यों की चिंता करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके 1853 के अंतिम चार्टर्ड
तक को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये मेरा पहला लेक्चर था और मैं चाहूँगा कि अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो मेरे परफॉर्मेंस को ज़रूर रेट करिए। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन सब चीज़ों से हमें उत्साहवर्धन मिलता है और हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया है ये 75 दिन के जो है क्रैश कोर्स के लिए, उस लक्ष्य को हम पूर्ण रूपेण प्राप्त करें, इसके लिए जो है प्रोत्साहन की आप लोगों की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से जो है कमेंट आप करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना है, मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।